So today I'm here with a new topic. It is closed packed structure. हमने सॉलिड स्टेट स्टार्ट किया था. सॉलिड स्टेट में हमने डिफरेंट क्यूबिक स्ट्रक्चर्स पढ़े, BCC पढ़ा, FCC पढ़ा, सिंपल क्यूबिक पढ़ा. आज हम बात करेंगे पैकिंग की, कि अगर हमने अपने एटम्स को अरेंज करना है, एटम्स को पैक करना है उन पर्टिकुलर क्यूब्स में, तो कैसे हम उनको पैक करेंगे. फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ बॉल्स हैं और हमारे पास एक बॉक्स है. अगर हमें कह दिया जाए कि आप इनको पैक कर दीजिए इन बॉल्स को, मान लीजिए मेरे पास 500 बॉल्स हैं, छोटी छोटी बॉल्स हैं, और एक मुझे बॉक्स दे दिया गया और मुझे किसी को वो गिफ्ट करना है और मुझे उसको पैक करना है. तो मेरे पास दो तरीके हैं उसको पैक करने के. या तो मैं बॉल्स उठाऊं और पूरी की पूरी बॉल्स उस बॉक्स में डाल दूं बिना अरेंजमेंट के, या फिर मेरे पास दूसरा तरीका है कि मैं उसको वेल अरेंज्ड करके, वेल ऑर्डर्ड उनको करके उसमें अरेंज करूं. फॉर एग्जाम्पल पैकिंग की बात हो रही है कि हमारे पास एक मान लीजिए एक क्यूब है और उसमें मुझे नंबर ऑफ बॉल्स जो हैं वो क्या करनी है, अरेंज करनी है. तो तरीका मेरे पास ऐसा भी हो सकता है कि मैं ऐसे ही फेंक दूं उनको, किसी भी तरह से उनका अरेंजमेंट हो सकता है डिसऑर्डर्ड मैनर में. या फिर मेरे पास एक तरीका क्या है कि मैं उनको बड़े सलीके से यहाँ पे क्या करूँ, रखूँ. एक बॉल रखी, फिर दूसरी रखी, फिर तीसरी रखी, फिर चौथी रखी, फिर पांचवी रखी. मतलब नंबर ऑफ बॉल्स ऐसे जितना भी इसका स्पेस होगा एक लेयर आप बना देंगे. अगर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक डायमेंशन है, इफ वी हैव ओनली वन डायमेंशन, तो हमारे पास उन नंबर ऑफ बॉल्स को अरेंज करने का एक ही तरीका है. बट आई हैव टेकन अ क्यूब, इट हैज 3 डायमेंशंस. अगर आप यहाँ पे देखें तो इसकी 3 डायमेंशंस हैं, लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है. तो हम जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जो मेनली हमारा फोकस रहेगा, दैट इज ऑन 3 डायमेंशनल क्यूबिक स्ट्रक्चर. पर उससे पहले हम डिस्कस करेंगे 1 डायमेंशन में कैसे अरेंजमेंट होता है, 2 में कैसे अरेंजमेंट होता है, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की. तो तरीका हमने देख लिया, या तो ऐसे फेंक दो, जिसमें भी ये बॉल्स हैं उसको उड़ेल दो इसके अंदर, आपकी बॉल्स आ गई. या फिर आप उनको एक एक करके अरेंज करके रखें. तो 2 तरीके से आप पैकिंग कर सकते हैं, एक डिसऑर्डर्ड मैनर में और एक ऑर्डर्ड मैनर. तो कैसे पैक होगा, कैसे हम क्लोजली उनको पैक करेंगे, ये डिपेंड करेगा हमारे अरेंजमेंट पे. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब जो पैकिंग है वो क्लोज्ड भी हो सकती है और नॉन क्लोज्ड पैकिंग भी हो सकती है. अब ये क्लोज्ड क्या है और नॉन क्लोज्ड क्या है. अभी मैंने बोला कि अगर हम 1 डायमेंशन की बात करें, हमने ऐसे रख दिया. अगर मैं 2 डायमेंशन की बात करूं, 2 डायमेंशन जैसे आप अपने फ्लोर को इमेजिन करिए, जो आपके रूम का फ्लोर है, अगर आप उसको इमेजिन करते हैं और आप सोचते हैं कि मुझे नंबर ऑफ बॉल्स उस पर क्या करनी है, अरेंज करनी है, तो आपके पास वहां 2 डायमेंशंस मिलेंगे. एक आपके पास लेंथ होगा और एक आपके पास ब्रेड्थ होगा. तो उसको अरेंज करने के 2 तरीके हो सकते हैं कि दूसरी लेयर अगर आपने लगानी है तो एग्जैक्टली इसके ऊपर इस तरीके से रख दीजिए. एक तरीका ये है, हम 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं कि एक लेयर के ऊपर हमने दूसरी लेयर लगा दी है. या फिर हमारे पास दूसरा तरीका क्या है कि एक लाइन तो एग्जैक्टली सेम इसी की तरह हमने लगाई, इसमें हमने क्या किया, दूसरी लाइन जो दूसरा बॉल्स का लेयर था वो एग्जैक्टली नीचे वाली बॉल्स के ऊपर रख दिया. या फिर दूसरा केस हमारे पास क्या हो सकता है कि ये जो इनके बीच में स्पेस है हम ऐसे अरेंज कर दें, हम इनको ऐसे अरेंज कर दें. तो पैकिंग, यहाँ पे जो क्रिस्टल की पैकिंग है उसमें जो मेन फोकस हमारा रहता है, दैट इज ऑन द वेकेंट स्पेस. कि हमको क्रिस्टल में एटम्स को इस तरह से पैक करना है कि जो वेकेंट स्पेस है वो कम से कम बचे. तो जब इन दोनों को कंपेयर किया गया तो इसमें जो वेकेंट स्पेस था, अगर आप ये देख रहे हैं ना, दिस वन, ये जो वेकेंट स्पेस है यहाँ पे, और इस तरह की जो अरेंजमेंट है इसमें जो वेकेंट स्पेस है वो बहुत कम है. इन दिस केस जो वेकेंट स्पेस है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू दिस. तो हम किस तरह की पैकिंग करना चाहते हैं, हम इस तरह की पैकिंग करना चाहते हैं जिसमें स्पेस हमारे पास जो वेकेंट है
वो क्या बचे, कम बचे, तो सच काइंड ऑफ पैकिंग इज क्लोज्ड पैकिंग एंड दिस काइंड ऑफ पैकिंग इज नॉन क्लोज्ड पैकिंग। और पूरा का पूरा फोकस आपका रहेगा क्लोज्ड पैकिंग का, कि हमारे पास क्रिस्टल में नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो इस तरह से अरेंज हों कि वेकेंट स्पेस उनमें कम रहे। तो दो तरह की पैकिंग हमने बोला, क्लोज्ड भी हो सकती है और नॉन क्लोज्ड भी हो सकती है। नाउ लेट्स सी द क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन में आपके पास एक ही डायमेंशन होगी, लेंथ ही आपके पास होगी, आपको बॉल्स दे दी और बोला इनको अरेंज करिए, तो आपके पास एक ही तरीका है कि उनको लाइन में लगाते जाइए, राइट? उनको लाइन में लगा दिया आपने, यही मेरे पास एक तरीका है उन बॉल्स को या उन एटम्स को अरेंज करने का इन वन डायमेंशन। यहां से हमारे पास एक टर्म जो है जिसको हम डिस्कस करते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो क्या होता है, हम ये देखते हैं कि बीच में जो भी हमारे पास बॉल है या बीच में जो भी हमारे पास सफियर है या बीच में जो भी हमारे पास एटम है वो कितने और अदर एटम से क्या है, सराउंडेड है, उसके आसपास और कितने एटम्स हैं। तो हम ये जो एक्सट्रीम्स के ऊपर एटम्स पड़े हुए हैं इनको तो छोड़ देते हैं, बाकी इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने इस वाले एटम को कंसीडर कर लिया, इसके सराउंडिंग में कितने एटम और प्रेजेंट हैं, इन केस ऑफ वन डायमेंशन दैट इज ओनली 2। द कोऑर्डिनेशन नंबर आप कैसे डिफाइन करते हैं, दैट one particular atom is surrounded by how many number of other atoms or other spheres, that is coordination number. So in this case अगर आप इस पे फोकस करें तो it is surrounded by this and this. So in case of one dimension the coordination number is 2 only. In this case in one dimension the coordination number is 2 because one particular sphere is surrounded by only and only 2 spheres. Now see the next one, it is for the 2 dimension कि 2 dimension में हम किस तरह से पैकिंग करते हैं। अब एक लाइन तो लगी है, उसके ऊपर आपने एक और लाइन लगानी है जिसमें जैसे अभी अभी हमने क्लोज्ड और नॉन क्लोज्ड पैकिंग देखा, वो हमने सिर्फ 2 डायमेंशन में देखा, 3 में हमने नहीं देखा कि किस तरह से हम क्लोज्ड पैकिंग करेंगे या नॉन क्लोज्ड पैकिंग करेंगे। तो क्लोज्ड पैकिंग इन 2 डायमेंशन दो तरीके हो सकते हैं। वही वाला इस तरह से एग्जैक्टली आपके पास एक सिमिलर लेयर आपने नीचे वाली लेयर के ऊपर लगा दिया, ऐसे ऐसे बढ़ाते जाइए तो 2 डायमेंशन बन गए, एक लेंथ बन गया और एक आपके पास ब्रेड्थ हो जाएगा। तो इस तरह से जब आप देखेंगे, एक तरीका ये पैकिंग करने का, एटम्स को अरेंज करने का इन 2 डायमेंशन, और दूसरा वाला तरीका वो हमने देख भी लिया वैसे पहले, पर फिर से देख लेते हैं कि जो इनके बीच में ये स्पेस है उसके बीच में आपने एटम्स को क्या करना है, अरेंज करना है। ये आपस में इस तरह से जुड़े हुए होते हैं, ये शो करने आपने जुड़े हुए है ना। फिर से फर्स्ट वाली लाइन सेकंड वाली, इनके बीच में ये डिफरेंट तरह का अरेंजमेंट है। फिर से थर्ड वाली जो आप रिपीट करेंगे दैट इज इन बिटवीन दिस, इसी तरह से जो फर्स्ट वाली लाइन थी। तो इन दिस केस ये जो आपके पास अरेंजमेंट है दिस इज ए कि ये जैसे नीचे वाला अरेंज है वैसे अगली वाली लाइन भी आपने उसी तरह से अरेंज की है, उससे अगली वाली भी उसी तरह से अरेंज की है। बट दिस काइंड ऑफ पैकिंग इज ये डिफरेंट है, इसको ए तरीके का मान लेते हैं, इसको बी का मान लेते हैं और इसको फिर से ए तरह का मान लेते हैं, क्योंकि ये वाली लाइन सिमिलर यहाँ पे रिपीट हुई, फिर बी आएगी, फिर ए आएगी, फिर बी आएगी। बट यहाँ पे क्या है, जैसी ये है वैसी आगे वाली है, उससे आगे वाली भी वैसी ही लाइन आपने अरेंज की हुई है। So you have 2 options to arrange the atoms in 2 dimensions. One is AA type and another one is AB type. Now यहाँ पे हम coordination number की अगर बात करें, in this case, in case of AA type of packing, what is the coordination number and what is the coordination number in AB type of
पैकिंग इन 2 डायमेंशन। कोई भी बीच में से एटम उठा लीजिए, हमने इस वाले एटम को कंसीडर कर लिया। अब हमने इसके आसपास देखने हैं कि ये कितने नंबर ऑफ अदर स्फीयर्स और अदर एटम से सराउंडेड है। तो आप क्या देख रहे हैं, इस वाले स्फीयर को कितने एटम्स टच कर रहे हैं, एक ये है, एक ये है, थर्ड वन एंड फोर्थ, 1 2 3 एंड 4। इनके सेंटर्स को मिला के अगर आप देखें, सॉरी, इस तरह से, तो आपको क्या दिख रहा है, एक क्यूब सा दिख रहा है, आपको एक क्यूब दिखेगा। एंड सच काइंड ऑफ पैकिंग इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आपसे पूछ लेता है तो इट कम्स आउट टू बी 4। द कोऑर्डिनेशन नंबर in this case is 4. It is for 2 dimension and the type of packing is A type of packing is this. And if the type of packing is AB type, then what should be the coordination number? हम किसी भी बीच में से कोई सफियर उठा लेते हैं। अब हम उसको देखेंगे कि उसमें कितने और सफियर जो हैं वो क्या हैं, अटैच हैं, उसके साथ लगे हुए हैं। तो यहां से मुझे ये दिख रहा है, दिस इज 1, ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा बनाने में दिक्कत हो गया था, ये अच्छे से इसके साथ दिख नहीं रहा कि अटैच्ड है, बट एक्चुअल में अटैच्ड है। 2 3 4 5 और 6। तो देखिए बनाए इसको, क्या बनेगा ये बन रहा है कुछ हेक्सागन टाइप। तो 2 डायमेंशन में जब आपके पास अरेंजमेंट AB टाइप होगी तो जो पैकिंग होगी दैट इज hexagonal close packing. It is hexagonal close packing and the coordination number in this case is, इस पर्टिकुलर सफियर को कितने और सफियर ने टच किया हुआ है, कितने और सफियर्स ने इसको सराउंड किया हुआ है, दैट इज 6. So for 2 dimension in case of HCP hexagonal close packing the coordination number is 6. इसके लिए 6 है और इसके लिए 4 है। ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। दिस इज द केस ऑफ 2 डायमेंशन। नाउ हमारे पास अगला जो है दैट इज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। जो आपके पास स्ट्रक्चर है उसमें हम कैसे एटम्स को अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जैसे आपने अभी बोला मैंने कि हमारे पास बॉल्स हैं, हमने फ्लोर पे उनको क्या कर दिया, अरेंज कर दिया है। 2 तरीके से हमने अरेंजमेंट कर दिया है। अब आपने क्या करना है, जैसा फ्लोर के ऊपर एक लेयर आपने लगाई है वैसी दूसरी लेयर आपने ऊपर लगानी है, तीसरी, चौथी, ऐसे ऐसे आप क्या करते जाएंगे, उसको इंक्रीज करते जाएंगे और आपको 3 डायमेंशंस मिल जाएंगी। लेंथ भी वहां पे आपको मिलेगी, ब्रेड्थ भी मिलेगी और हाइट भी मिलेगी। तो उस तरह से जो अरेंजमेंट आपके एटम्स का होता है दैट इज इन 3 डायमेंशन। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे बनाना डिफिकल्ट है। तो हमने क्या कहा था कि इस तरह से अरेंजमेंट, ये वाला अरेंजमेंट ऐसा भी हो सकता है। इसके ऊपर आपने एक और लेयर लगानी है, इसके ऊपर आपने एक और लेयर लगानी है। चलिए पहले बना लेते हैं इसको। ये 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन कैसे बनेगा ये देखिए। इधर को लेंथ भी है, ब्रेड भी है, हाइट आप इधर को बढ़ाना पड़ेगा, बाकी तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है बिकॉज बोर्ड इज 2 डायमेंशन, बिकॉज दिस बोर्ड इज हैविंग 2 डायमेंशंस ओनली। तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इस पे बनाना इज लिटिल बिट डिफिकल्ट बट स्टिल विल ट्राई। हमारे पास 2 ऑप्शन हैं कि अगर हमने अपनी लेयर लगानी है तो इसके ऊपर लगा सकते हैं इस तरह से, या फिर हमारे पास एक और ऑप्शन है, लेयर हमने इस तरह से हम लगा सकते हैं, इसको ऐसे अरेंज कर देते हैं। यहाँ पे एक दूसरे के साथ एटम्स को चिपका हुआ बताएंगे। ये आपके पास अरेंजमेंट है, इस तरह से अरेंज्ड है। यहाँ पे भी ऐसे करेंगे। थोड़ा सा कुछ ज्यादा ये हौच पौच हो गया, इसको समझने के लिए हम ऐसा लिखेंगे कि ये आपके पास एटम्स थे इस तरह से, आपने इसके ऊपर एक और एटम रख दिया,
इसके ऊपर फिर से आप एक लेयर लगाएंगे नीचे वाली की तरह, तो इसके ऊपर और एटम्स इस तरह से आ जाएंगे। तो आप क्या देखते हैं, कुछ इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके की आपके पास अरेंजमेंट्स बनती हैं। कुछ एफसीसी की अरेंजमेंट बनती है, कुछ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो रही है, कुछ आपके पास दैट हेक्सागोनल के अलावा आपके पास सिंपल क्यूबिक, नो दैट इज नॉट सिंपल क्यूबिक, इट इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, या एफसीसी क्लोज पैकिंग आप कह सकते हैं उसको। तो वो डिपेंड करता है कि किस तरह से आपने आइटम्स को अरेंज करना है। ए टाइप से अरेंज करना है, ए बी टाइप से अरेंज करना है, या ए बी सी टाइप से अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम एक चीज यहां पे ये समझेंगे, इट इज ए बी टाइप, that is also known as hexagonal close packing, और is it ABC close packing। उसमें क्या आपके पास किस तरीके से अरेंजमेंट होती है वो देखेंगे। अगर आप बात करते हैं AB टाइप की क्लोज पैकिंग की, तो इन दिस केस अभी आपने 2 डायमेंशन में क्या पढ़ा था, दैट इज AB टाइप आपके पास कैसे बनता था, इस तरीके से बनता था। ये आपके पास एक लेयर थी, लेयर के बीच में जो आपके पास डंप था वहां पे आपने अरेंज किया है एटम्स को, फिर थर्ड वाली लेयर फिर फर्स्ट वाली की एग्जैक्टली सेम होगी इस तरह से। अब आपने क्या किया, ये तो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर था। 3 डायमेंशन में आप क्या करते हैं कि जो एटम्स हैं उनको यहाँ पे अरेंज करते हैं, जो वेकेंट स्पेस है ना इनके बीच में, क्योंकि हमारा जो पैकिंग करने का जो मकसद है वो ये है कि हमने ज्यादा से ज्यादा स्पेस जो है ऑक्यूपाई करना है। आप कोशिश करते हैं, स्पेस को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस। रीजन कि आपके पास एटम्स जो हैं वो किसकी फॉर्म में, सफियर्स की फॉर्म में है। तो सारा का सारा स्पेस, अगर आप इमेजिन करेंगे आपके पास बॉल्स हैं, आप 5-7 बॉल्स को इकट्ठा करके रखते हैं, तब भी उनके बीच में स्पेस बच जाता है। बट हमारा मेन जो इसमें मकसद है वो ये है कि आपने कम से कम स्पेस जो है खाली रखना है, ज्यादा से ज्यादा स्पेस जो है वो भर देना है। तो ये देखा गया कि किस तरह से अरेंज करें। अब इसमें क्या हुआ, आपने इससे ऊपर वाली लेयर जो लगाई वो यहां पे लगाई, ऐसे यहां पे इस तरह से हमने लगा दी। अब आप क्या देख रहे हैं कि स्टिल ये जो बीच में स्पेस है वो बच रहा है, यहाँ पे स्पेस जो है वो खाली बच रहा है। तो यहाँ पे ये जो खाली स्पेस होता है इसको वॉइड कहते हैं। द वेकेंट स्पेस जो रह जाता है आपका एटम्स को अरेंज करने के बाद, दैट इज नोन एज वॉइड। अब हम देखेंगे ये किस तरह का वॉइड है, किस तरह का वॉइड है। इसको समझने के लिए हम इधर बना लेते हैं, इस तरह से आपके पास एटम्स थे। अगर आप इस स्पेस की बात करें, ये जो बीच में रहा, तो आप क्या देख रहे हैं कि ये बीच वाला जो स्पेस है इसके आसपास तो सिर्फ 3 ही एटम्स हैं। तो ये जो वॉइड है दैट इज ट्राइगनल वॉइड, ये जो इंटरस्टिशियल साइट है दैट इज ट्राइगनल। और आपने जब इसके ऊपर एक और बॉल रख दिया, इस तरह से आपने इसके ऊपर एक और बॉल रख दिया है, स्टिल दिस स्पेस जो है थोड़ा सा ऑक्यूपाई होगा, बट जो बीच में फिर भी स्पेस बच जा रहा है दैट इज नोन एज टेट्राहेड्रल वॉइड। उसको हम क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड की वो जो खाली स्पेस है उसके अराउंड कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, दैट इज टेट्राहेड्रल वॉइड। तो जब आप अरेंज करते हैं अपने एटम्स को इन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, इन 3 डायमेंशनल क्यूबिक स्ट्रक्चर, तो आपके पास 2 तरह के वॉइड्स जनरेट होते हैं। वन इज टेट्राहेड्रल वॉइड एंड द सेकेंड वन इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आप क्या देखते हैं कि जो स्पेस है, जो एटम्स को अरेंज करने के बाद स्पेस है, उसके अराउंड कितने नंबर ऑफ एटम्स आपको मिलते हैं, दैट इज 6। या कितने नंबर ऑफ सफियर्स आपको दिखते हैं, दैट इज 6। और आपके पास ये वाली जो अरेंजमेंट है इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड को आप क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं, जबकि एबीसी टाइप जो है, इन दिस केस यू विल ऑक्यूपाई द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के सराउंडिंग में हाउ मेनी नंबर ऑफ atoms or how many number of spheres are there, that is 6. So 2 kind of packing is there in 3 dimensional structure. One is HCP, that is hexagonal close packing.
वो कब जनरेट होती है? व्हेन यू अरेंज द एटम्स इन AB टाइप इन 3 डायमेंशन। और दिस ABC टाइप जो पैकिंग है आपके पास, ये जो है आपके पास कब जनरेट होती है? जब आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड को फिल करने की कोशिश करते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर आप एटम को क्या करते हैं? रखते हैं। जैसे यहां बात कर लेते हैं हम, या ऊपर वाली लेयर लग रही है आपके पास इस तरह से, फिर आप इसके ऊपर एक और लेयर बनाएंगे, इसके ऊपर आप एक और लेयर बनाएंगे। Now it is not very much easy to make one more layer over here. तो you just imagine कि हमने इसके ऊपर एक और लेयर बनाई और हमने बीच वाले एटम को जब ऑब्जर्व किया तो what we have seen that the vacant space is occupied by 6 atoms and that type of packing is known as cubic close packing और face centered क्यूबिक भी आप इसको कह सकते हैं कि इस तरह की आपके पास पैकिंग होती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज इंटरस्टिशियल वॉइड और इंटरस्टिशियल साइट होती क्या है, जो हमने अभी अभी पढ़ा कि इंटरस्टिशियल साइट क्या है और इंटरस्टिशियल वॉइड क्या है। कि हमने अपने एटम्स को अरेंज किया, एटम्स के अरेंजमेंट के बाद भी स्टिल द वेकेंट स्पेस इज देयर एंड दैट वेकेंट स्पेस इज नोन एज इंटरस्टिशियल वॉइड और इंटरस्टिशियल साइट, राइट। तो अभी हमने बोला कि दो हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। तो मान लीजिए आई हैव 500 बॉल्स और मुझे उनको AB या ABC टाइप में अरेंज करना है। तो जब टेट्राहेड्रल वॉइड को देखा गया, ऑब्जर्व किया गया कि कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो हैं उसमें जनरेट हो रहे हैं या कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो हैं उसमें जनरेट हो रहे हैं, तो जितने नंबर ऑफ बॉल्स होते हैं उतनी ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जनरेट होती हैं। तो अगर हमने 500 बॉल्स लिए हैं तो 500 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जनरेट होंगी। और अगर हमने टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करनी है तो इट इज डबल द नंबर ऑफ बॉल्स। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स, या आप याद ही रखेंगे इस चीज को कि आपके पास जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आपके पास होंगे और डबल जो है उसका दैट इज टेट्राहेड्रल वॉइड। इट इज 500 into 2। तो आप यहां से एक जनरल फॉर्मूला जो है वो निकाल सकते हैं कि इफ देयर आर n नंबर ऑफ एटम्स देन टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर 2n and octahedral voids are n, and the total number of voids present in the packing of the crystal in 3 dimension is n plus 2n. It comes out to be 3n. The total number of voids, it is the sum total of octahedral and tetrahedral void, that is 3n. तो यहां से कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन आपको पूछ लेता, बताइए कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं HCP में या FCC या आपके पास जो भी क्यूबिक क्लोज पैकिंग है उसमें कितने नंबर ऑफ टोटल वॉइड्स होते हैं। द नेक्स्ट वन इज इट इज पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी पहले हम समझेंगे। हमने बोला कि हम क्रिस्टल में जो है वो एटम्स को अरेंज कर रहे हैं और वो कितना स्पेस जो है, कितना परसेंट, अगर हम 100 मान के चल रहे हैं तो उस 100 में से हमने जो एटम्स अरेंज किए हैं उन्होंने कितना परसेंट उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया है, दैट इज नोन एज पैकिंग एफिशिएंसी या एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग भी आप कहते हैं कि कितना परसेंट स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया गया है बाय द एटम्स जब हम क्या करते हैं, उनकी पैकिंग करते हैं, चाहे वो क्लोज्ड पैकिंग हो चाहे वो नॉन क्लोज्ड पैकिंग हो, बट मेनली हम जो पैकिंग करते हैं दैट इज क्लोज्ड वन। तो यहां पे परसेंटेज दे रखी है, कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे इसमें, कैलकुलेशन इज नॉट इन योर सिलेबस। तो यहां पे परसेंटेज दे रखी है एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक नंबर का बड़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई बताइए कितना पैकिंग एफिशिएंसी है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, कितना परसेंट स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं जब हम इस तरह की पैकिंग करते हैं, या इस तरह की पैकिंग में किस तरह
कितना परसेंट जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई हो जाता है बीसीसी। और एक क्वेश्चन और यहाँ से, वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम हियर, कि कितना स्पेस वैकेंट रह जाता है। घुमा के भी पूछ लेता है ना, कभी कभी पैकिंग एफिशिएंसी ही नहीं पूछेगा, कभी कभी क्या बोलेगा कि बताइए कितना जो स्पेस है वो खाली रह गया है। ठीक है, तो 100 में से इसको माइनस कर दीजिए, दैट इज द वैकेंट स्पेस, दैट इज रिमेनिंग स्पेस। ये तो हमने पैकिंग एफिशिएंसी की परसेंटेज लिखी है फॉर क्यूबिक क्लोज पैकिंग और फेस सेंटर्ड क्यूबिक, इट इज 74%। मैक्सिमम टाइम पूछा गया है ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछता है। अगर ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया एक सीरीज में तो 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, यहां से पूछ लिया, यहां से पूछ लिया, यहां से पूछ लिया एक को, राइट। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी इस तरीके की होती है, उसमें भी 74% आउट ऑफ 100 जो है वो क्या हो जाता है, ऑक्यूपाई हो जाता है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में 68% ऑक्यूपेशन होता है, एंड द लास्ट वन है सिंपल क्यूबिक, उसमें 52%, अराउंड 52% जो है, इट इज एग्जैक्टली 52.4% जो है वो ऑक्यूपाई होता है। रीजन इसका ये रहता है क्योंकि सिंपल क्यूबिक आपने पढ़ा था, सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, द एटम्स आर ओनली प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर्स, एटम्स आर ओनली प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर्स, बीच वाला स्पेस तो खाली रह गया। तो इट मींस इसने सबसे कम स्पेस ऑक्यूपाई किया, दैट इज ओनली 52.4%। उसके बाद आप देखेंगे दैट बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में 68% है, बॉडी सेंटर्ड में क्या हो गया, एक एटम बीच में आ गया, थोड़ा सा और स्पेस ऑक्यूपाई हो गया, मतलब खाली स्पेस कम रह गया, राइट। तो उसका जो परसेंटेज है दैट इज 68%। और आगे बात करते हैं एचसीपी या ये सीसीपी और एफसीसी जो है एक तरह का ही स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, बराबर परसेंटेज है इसकी। एफसीसी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, और एटम्स बढ़ गए तो जितनी भीड़ भाड़ बढ़ेगी उतना ही वो स्पेस क्या करेंगे, ऑक्यूपाई करेंगे। तो इट इज 74%, इट इज 74%। वेकेंट कितना रह जाएगा यहाँ पे, 26%। ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपको, राइट। बाकी 100 में से इनको माइनस कर लीजिए, जितना जितना स्पेस रह जाता है दैट इज वेकेंट स्पेस फॉर सच काइंड ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल्स। बीसीसी के लिए कितना है, सिंपल क्यूबिक के लिए कितना है, आप खुद निकालिए उस चीज को। द नेक्स्ट वन इज रेडियस रेशो। Radius ratio is basically what? It is the ratio of radius of cation, which is denoted by R positive. R stands for radius, positive representing cation. Ratio है किसका, cation के radius का to the radius of anion. एनाइन और किटाइन, किटाइन और एनाइन के रेडियस की रेशो को आप क्या कहते हैं, रेडियस रेशो। हियर इज अ टेबल जिसमें रेडियस रेशो बताई है। इसको भी जो मैथमेटिकल आपके पास एक्सप्रेशन है वो सिलेबस में नहीं है, तो हमने एक टेबल अपना याद करने के लिए बना लिया है कि अगर रेंज इतनी है, रेडियस रेशो, इसका रेशो किसका, किटाइन और एनाइन के रेडियस का रेशो अगर इस रेंज में आता है, the range is from 0.155 to 0.225, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, that is 3। एंड अगर 3 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो स्ट्रक्चर अरेंजमेंट क्या होता है, that is ट्राइगोनल। आप ट्राइगोनल प्लेनर भी कहते हैं, वो एक ही प्लेन में होते हैं, तीनों के तीनों एटम्स आर इन वन प्लेन। तो कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, दे आर फॉर्मिंग अ ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, and the example is B2O3, structure type is B2O3। ये आपके मतलब का नहीं है बट स्टिल हो सकता है कभी पूछ ले कि बताइए ऐसा कौन सा आपके पास क्रिस्टल है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो, जिसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ट्राइगोनल प्लेनर हो। तो एक आधा एग्जांपल आप याद कर लीजिए, which is written over here. The range is 0.1552 to 0.225. The coordination number for this is 3. Arrangement is trigonal. Planar भी लिख सकते हैं साथ में. And the structural type is B2O3 type. अगला वाला जो आपके पास रेंज है रेडियस रेशो का, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ गया, that is the coordination number is 4. So in that case you got a radius ratio in the range of 0.225 to 0.414 and the structural arrangement, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना तो हमारे पास उसको अरेंज करने का तरीका क्या है, that is in form of tetrahedral and the structural type is जिंक सल्फाइड है आपके पास, जिंक ब्लेंड है आप इसको कहते हैं।
The next is radius ratio is from the range or in the range of 0.414 to 0.732, and for this the coordination number is 6. Coordination number is 6. Structural arrangement is octahedral. Octahedral stands for, octa stands for 8, but coordination number 6. ये चीज मुझे लगता है कि मैंने आपको क्लास में प्रैक्टिकली समझाई है कि why the coordination number, if the coordination number is 6, then why it is not hexagonal, why we say that it is octahedral. वो मैंने आपको चीज समझाई हुई है कि वो कैसे अपने आप को 3 डायमेंशन में अरेंज करते हैं. हमने एक वो जैसे आप वो बनाते हैं ना, पेपर बोर्ड बनाते हैं ना, उसका एक एग्जांपल वैसा बना के दिखाया था कि आपके पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, द नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो 6 होते हैं, बट उसके जो फेसेस होते हैं वो आपके पास कितने होते हैं, 8 होते हैं. तो इस वजह से उसका नाम जो दे दिया जाता है दैट इज ऑक्टाहेड्रल. इफ द रेंज इज फ्रॉम 0.32 to 1, then coordination number is 8 and the structural arrangement is cubic. Example is cesium chloride, and for octahedral the example is NaCl. यहाँ से आपको कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि आपके पास मान लीजिए NaCl है. देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं इसका. इट इज द रेडियस दे रखा है आपको Na पॉजिटिव का, सोडियम का केटाइन का रेडियस दे रखा है, इट इज 95 पिकोमीटर, एंड दैट ऑफ क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव आयन का जो आपके पास रेडियस दे रखा है इट इज 181 पिकोमीटर. प्रिडिक्ट whether the coordination number of Na positive ion is 6 or 4. आपको क्या दे रखे हैं, सिर्फ रेडियस दे रखे हैं. अब आपने कोऑर्डिनेशन नंबर प्रिडिक्ट करना है कि 6 होगा या 4 होगा. वो कैसे निकालना, आपने रेडियस रेशियो निकालनी है, और ये जो हमने टेबल बनाया है यहाँ से अगर आपके पास इसके इन बिटवीन आ गया या इसके बराबर आ गया तो आप बोलेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है. अगर इस रेंज में आया तो 4 बोलेंगे, इस रेंज में आया तो 6 बोलेंगे, राइट. चलिए देखिए हाउ टू डू दिस. द रेडियस ऑफ वेदर यू हैव टू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेशन नंबर. तो कोऑर्डिनेशन नंबर प्रिडिक्ट करने के लिए आपको क्या निकालनी पड़ेगी, रेडियस रेशियो निकालनी पड़ेगी. सो वी नो रेडियस रेशियो इज रेडियस ऑफ केटाइन. केटाइन दे रखा है आपको Na पॉजिटिव, इट इज रेडियस ऑफ केटाइन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनाइन. रेडियस ऑफ केटाइन इज गिवन टू यू, इट इज 95 divided by 181 and it comes out to be 0.524. ये जो आपके पास रेडियस रेशो आई है इट कम्स आउट टू बी 0.524. आपसे कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि रेडियस रेशो की आप यूनिट्स बताइए क्या होंगी, सेंटीमीटर होंगी, नहीं. रीजन कि ऊपर भी रेडियस है नीचे भी रेडियस है. जो भी यूनिट्स हैं जैसे पिकोमीटर है, ऊपर वाला पिकोमीटर नीचे वाला भी पिकोमीटर, दोनों कैंसिल आउट हो गए हैं तो यूनिट लेस है. इट इज ओनली अ नंबर, इट्स ओनली अ नंबर. रेशो है ना एक्चुअली में, तो इट इज ओनली अ नंबर. और अब देखिए आपके पास इतना रेडियस रेशो आ गया है. नाउ सी ये कौन सी रेंज में लाई करता है, उसी टेबल पे चले जाएंगे हम और देखेंगे. हमारे पास आया है 0.524, सो इट विल लाई इन दिस रेंज. ये इस रेंज में लाई कर रहा है. कौन सी वाली में, 0.414 टू 0.732 के बीच में ही कहीं 500 वाली मींस 0.5 वाली चीज आएगी. तो यहां से क्लियर हो गया, द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, इट्स नॉट 4. उसने पूछा है 4 है या 6 है, तो आप क्या बोलेंगे, द रेडियस रेशो इज इन द रेंज ऑफ 0.414 टू 0.732 for which the coordination number is 6 and the geometry is octahedral. वहाँ पे वैसे एग्जाम्पल दे भी रखा था NaCl का कि NaCl जो है वो स्ट्रक्चरल टाइप जो है that is having coordination number 6. So very easy, ये बहुत ज़्यादा easy था आपके पास. Now the next one is calculation which involves the unit cell dimensions. आपने यहाँ से कुछ डेंसिटी की बात करनी है, कुछ मास की बात करनी है, कुछ वॉल्यूम की बात करनी है, बट
जो आपका हेडिंग है वो आपको क्या कह रहा है कि कैलकुलेशन विच इन्वॉल्व्स द यूनिट सेल डायमेंशंस। आपके पास एक क्यूब लिया हुआ है जिसमें डायमेंशन सिर्फ आपने क्या बोला है, एज लेंथ लिया हुआ है a। सो हमारे पास यहाँ से कैलकुलेट करना इज वेरी इजी। अगर ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है तो वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल फ्रॉम दिस एज लेंथ। अगर एज लेंथ a है, ये भी a होगा, ये भी आपके पास लेंथ ब्रेड हाइट सब a के बराबर होगा, तो वॉल्यूम इज व्हाट, लेंथ इनटू हाइट इनटू ब्रेड, राइट। तो इट कम्स आउट टू बी a क्यूब। कितना आ जाएगा आपके पास, इट कम्स आउट टू बी a क्यूब, एंड आफ्टर दैट इट इज इन सेंटीमीटर में ले लीजिए इसको। अगर आप यहां पे पहले लिखिए दैट एज लेंथ इज a सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कम्स आउट टू बी a क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। नाउ द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या होती है, डेंसिटी और वॉल्यूम का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। नाउ it is mass per unit volume, that is m over a cube। आप कैसे इसको डिनोट करेंगे, m over a cube। now the next thing is मास कैसे कैलकुलेट करें हम, जो मास है यूनिट सेल का, इट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। अब यूनिट सेल जो है वो अलग अलग है हमारे पास, हमने अलग अलग तरीके के यूनिट सेल्स पढ़े थे, बीसीसी पढ़ा, एफसीसी पढ़ा, हमने सिंपल क्यूबिक पढ़ा, तो उनमें नंबर ऑफ एटम्स जो थे वो डिफरेंट थे। सिंपल क्यूबिक में आपके पास कैलकुलेशन के बाद जो नंबर ऑफ एटम्स आए थे दैट इज ओनली एंड ओनली 1। बीसीसी में आपके पास क्या हो गया था, 2 हो गए थे, और एफसीसी में वैसे ही आपके पास नंबर ऑफ एटम्स जो थे वो क्या थे, दोज आर डिफरेंट। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो यूनिट सेल है इट इज एफसीसी और इधर इट इज बीसीसी और इधर इट इज सिंपल क्यूबिक। तो दैट्स वाई जो मास है आपके पास यूनिट सेल का वो डिपेंड करेगा दैट इज ऑन द नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल। सो हाउ टू कैलकुलेट द मास ऑफ यूनिट सेल, इट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इनटू मास ऑफ ईच एटम, राइट। ओवर हियर दिस नंबर ऑफ एटम जो है इज डिनोटेड बाय Z एंड द मास ऑफ ईच एटम इज डिनोटेड बाय M। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको एटम का मास कैलकुलेट करना है, इट इज एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। यू हैव टू रिमेंबर दिस। ऐसा आपके पास होगा कि मास इज यूनिट मास ऑफ ईच एटम इज व्हाट, इट इज एटॉमिक नंबर डिवाइडेड बाय n नॉट। तो यहां से मास मेरे पास आ गया। इफ आई पुट इट ओवर हियर इट कम्स आउट टू बी mass of unit cell is हमारे पास क्या हमने बोला, Z इंटू M हमने निकाल लिया, इट इज कैपिटल M ओवर n नॉट से आप एवोगैड्रो नंबर को क्या कर दीजिए, डिनोट कर दीजिए। नाउ दिस इज मास ऑफ यूनिट सेल। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट डेंसिटी। डेंसिटी इज व्हाट, इट इज डिनोटेड बाय रो से आप इसको डिनोट करते हैं। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास आपके पास ये आ गया है, इट इज Z इंटू M ओवर n नॉट, और वॉल्यूम आपके पास आपने पीछे कैलकुलेट किया था दैट इज a क्यूब। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल। इट इज Z which denotes the number of atoms in the unit cell into mass, that is atomic mass, upon a cube denotes the volume and n naught denotes the Avogadro's number। तो इस फॉर्मूला को यूज करके आपसे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो हमने एक न्यूमेरिकल लिया है, आइए देखते हैं क्या है न्यूमेरिकल आपके पास। इट इज अ मेटल, it is a metal having atomic mass 50 gram per mole, has a BCC crystal structure।
दिस वन इज इंपॉर्टेंट, बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है तो नंबर ऑफ एटम्स आपको यहां से मिलेंगे, जो Z है ना बीसीसी के लिए, द नंबर ऑफ एटम्स इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक इज 2। इसलिए ये चीज आनी चाहिए आपको, क्वेश्चन को आपको रीड करके समझना जरूरी है कि उसमें हमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं। आपको डायरेक्टली नहीं देगा कि बीसीसी है, द नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी इज 2, एफसीसी में आपके पास 4 हैं, ऐसा नहीं देगा आपको। मैंने पहले भी कहा था कि वो आपको याद करना पड़ेगा कि बीसीसी में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो उसका यूज यहाँ पे होगा। तो द क्वेश्चन इज व्हाट, द मेटल हैविंग एटॉमिक मास 50 ग्राम पर मोल हैज अ बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर, द डेंसिटी ऑफ मेटल इज 5.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। What you have to find out? You have to find out the volume of the unit cell. आपके पास फॉर्मूला Z, नंबर ऑफ एटम्स इंटू अटोमिक मास m डिवाइडेड बाई a क्यूब इंटू n नॉट। दिस इज फिक्स्ड वन, इट इज 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। एवोगैड्रो नंबर आपके पास जो है एक फिक्स क्वांटिटी है, तो फाइंड आउट करने के लिए आपको ये बोल रहा है, डेंसिटी उसने दे रखी है। यहां लिख लेते हैं दैट, सब कुछ देखना पड़ेगा। डेंसिटी इज व्हाट, इट इज गिवन, क्या क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं हम। डेंसिटी इज गिवन टू यू, नो इट इज नॉट डेंसिटी, डेंसिटी हाँ देखिए, डेंसिटी इज 5.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है। एटॉमिक मास दे रखा है, इट इज 50 ग्राम पर मोल। और क्या दे रखा है आपको, बीसीसी दे रखा है, स्ट्रक्चर इज बीसीसी। फॉर बीसीसी नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 2, इट इज द वैल्यू ऑफ Z, ये Z की वैल्यू है आपके पास। और क्या आपके पास है, इट इज फिक्स्ड वन, n नॉट इज 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 per mole, right? Now put it in the formula. Formula is what? Density is equal to Z into m upon, it is a cube into n naught. You have to find out this. Density is 5.96 is equal to Z is 2 for BCC, atomic mass is 50, a क्यूब को अगर मैं v भी लिख लूं तो कोई दिक्कत नहीं है, एंड इट इज n नॉट 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। वॉल्यूम इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए। वॉल्यूम इज 2 इंटू 50 अपॉन 5.96 इंटू 6.023 into 10 to power 23. After calculation you will get 27.86 into 10 to power minus 24 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज द वे, आपको कोई भी चीज पूछ सकता है, एटॉमिक मास भी पूछ सकता है, डेंसिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है, तो एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। फॉर्मूला, बशर्ते आपको फॉर्मूला क्या हो पता, राइट? सो दिस इज द वे। इसमें हमें वॉल्यूम पूछा था, इस तरीके से हमने इसका क्या निकाल लिया है, वॉल्यूम निकाल लिया है। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन इज डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि हमारे जो क्रिस्टल्स हैं उनका एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है एटम्स का। जैसे हमने NaCl की बात अगर हम करें तो NaCl में क्या होता है कि एक Cl का एटम जो है, या आयन आप कह सकते हैं, उसके आसपास जो है वो 6 ही सोडियम होंगे, या एक सोडियम है उसके आसपास कितने Cl होंगे, दैट इज 6। सोडियम के आसपास भी 6 Cl और एक Cl के आसपास भी कितने सोडियम, दैट इज 6। तो वो उसका एक फिक्स्ड अरेंजमेंट है। अब हो सकता है कि कुछ ऐसी कंडीशंस जनरेट हो गई हैं जिसकी वजह से वो रेशो जो है उसमें कुछ डिफरेंस आ जाए।
कि सोडियम अपनी जगह से हट गया है, क्लोराइड अपनी जगह से हट गया है, तो इस वजह से आपके जो क्रिस्टल है, जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है उसमें क्या जनरेट हो जाते हैं, इफेक्ट हो जाते हैं, जो अपने आइडियल बिहेवियर को छोड़ के कुछ और तरीके का उसमें चेंज आ जाता है ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, राइट। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स, मेनली जो दो टाइप के डिफेक्ट्स हैं, कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें NaCl की, हमने बोला कि NaCl का हमारे पास क्रिस्टल था और 100 उसमें सोडियम के आयंस थे और 100 ही क्लोराइड के आयंस थे। अब हुआ ये, कुछ उसमें दिक्कत हो गई और 2 सोडियम निकल गए, 2 क्लोराइड निकल गए, तो ये 98 बचे, ये भी 98 बचे। यहाँ रेशो 1:1, अगर यहाँ रेशो देखो 1:1 कि जितने सोडियम निकले उतने ही क्लोराइड्स निकल गए। तो टू टाइप्स के जो आपके पास मेन डिफेक्ट्स हैं, वन इज स्टोइचियोमेट्री या स्टोइकियोमेट्रिक और द अनदर वन इज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। कहता है कि क्रिस्टल में डिफेक्ट आने के बाद भी अगर क्रिस्टल का जो फॉर्मूला है, जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, इट रिमेन्स सेम, तो दैट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक। एंड इफ there is difference in their ratio or in their molecular formula, then that is under the category of non-stoichiometric defect. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि आपका जो स्टार्टिंग में रेशो था वही रह रहा है। अब हो सकता है कि यहाँ पे NaCl जो था, हमने बोला 100 into 100 मीन 100:100 था, 1:1 क्वांटिटी में था। अब हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशंस जनरेट हो गई हो जिसमें 2 सोडियम निकल गए और क्लोरीन वैसा ही रहा। हमने बोला, पहले बोला हमने कि 1:1 रेशियो में था, 100 थे, अब क्या हो गया, ये 98 रह गया और ये वैसा ही 100 रह गया। तो रेशियो जो है, जो इनका अरेंजमेंट है, जो इनका फॉर्मूला है, वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो इस वजह से जो आपके पास डिफेक्ट जनरेट हुआ, दैट इज नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब स्टोइचियोमेट्रिक में किस तरह के डिफेक्ट्स होते हैं और नॉन स्टोइचियोमेट्री में किस तरह के डिफेक्ट्स होते हैं। स्टोइचियोमेट्री में आपके पास सिंपल, अगर आपके पास क्रिस्टल है, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स हैं या मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं या मेटालिक सॉलिड्स हैं, तो उनमें जो डिफेक्ट्स जनरेट होंगे दैट इज टू टाइप्स, दैट इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज वैकेंसी एंड वन इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास क्रिस्टल है इस तरह का, ये हमारे पास एटम्स अरेंज्ड हैं, इसमें यहाँ पर आपके एटम्स अरेंज हैं, और क्या हुआ कि कुछ ऐसी कंडीशन जनरेट हो गई कि एटम अपनी जगह से गुम हो गया। एटम क्या हो गया, अपनी जगह से चला गया, पता नहीं कहाँ चला गया ना, कहीं चला गया। मान लीजिए यहाँ पे एक वैकेंसी जनरेट होगी, निकल गया, कोई ऐसी कंडीशन जनरेट होगी कि निकल गया, तो सच काइंड ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज वैकेंसी डिफेक्ट। एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है कि अगर आपके पास एटम्स इस तरह से थे, एटम्स ऐसे थे, इनके बीच के स्पेस को हम क्या कह रहे थे, इंटरस्टिशियल वॉइड कह रहे थे या इंटरस्टिशियल साइट कह रहे थे। अब हुआ ऐसा कि कुछ ऐसा कंडीशन यहाँ पे लग गया जिसकी वजह से आपके पास, मान लीजिए ये वाला जो एटम है उसने अपनी एक्चुअल साइट को छोड़ा और कहाँ चला गया, इंटरस्टिशियल स्पेस में चला गया है, तो सच काइंड ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इस तरह के डिफेक्ट को आप क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, जिसमें एटम्स जो हैं वो इंटरस्टिशियल साइट्स में चले जाते हैं। और वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है कि आपके पास जो एटम्स हैं वो अपनी पोजीशन को छोड़ के क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं, राइट। दिस इज द केस ईदर इन द मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स और ईदर इन द मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और ईदर इन द मेटालिक सॉलिड। बट जब आयनिक क्रिस्टल्स की बात करते हैं, जब हम आयनिक क्रिस्टल्स की बात करते हैं तो उसमें यही वैकेंसी डिफेक्ट को स्कॉटी के नाम से डिनोट करते हैं और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को आप फ्रेंकल डिफेक्ट के नाम से डिनोट करते हैं। बट द केस इज ऑफ आयनिक क्रिस्टल। वन इज स्कॉटी डिफेक्ट, and it is Frankel defect. स्कॉटी डिफेक्ट में क्या होता है, आयनिक क्रिस्टल है, तो
आयंस जो हैं अपने आप को अरेंज करते हैं। और यहां पे एक एग्जांपल मैं लेना चाहूंगी, दैट इज ऑफ AgBr, जो फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है, स्कॉटी भी डिफेक्ट शो, दोनों डिफेक्ट्स जो हैं वो AgBr शो करता है। बट हम जनरल कोई फॉर्मूला ले लेते हैं, AB टाइप ले लेते हैं। हमारे पास कोई AB आयनिक क्रिस्टल है जिसमें इस तरह से अरेंजमेंट है, A पॉजिटिव, फिर B नेगेटिव, फिर A पॉजिटिव, मतलब केटाइन एनाइन आपस में इस तरह से ऑल्टरनेटिवली अरेंज्ड है। फिर इसके नीचे B नेगेटिव, इसके नीचे A नेगेटिव, नॉट A नेगेटिव, इट इज A पॉजिटिव, इट इज B नेगेटिव, A पॉजिटिव, फिर इस तरह से A पॉजिटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव। ये आपके पास एक आयनिक क्रिस्टल है। अब आयनिक क्रिस्टल में हुआ क्या, कुछ ऐसी कंडीशंस लगी जिसकी वजह से यहाँ पे जो केटाइन है वो भी अपनी पोजीशन छोड़ के चला गया और एनाइन है वो भी अपनी पोजीशन छोड़ के चला गया। ये भी मिस हो गया यहां से। जितने नंबर ऑफ केटाइंस निकलेंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या यहां से जाएंगे, एनाइंस जाएंगे। जितने केटाइन गए उतने ही यहां से क्या निकल गए, एनाइन निकल गए। तो आप क्या देख रहे हैं, केटाइन वाली जगह भी वैकेंसी जनरेट हो गई और एनाइन वाली जगह भी क्या हो गई, वैकेंसी जनरेट हो गई। तो दिस इज अ काइंड ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट इन आयनिक क्रिस्टल्स। अब आप क्या देख रहे हैं, पहले जब आपने स्टार्टिंग में क्रिस्टल लिया था, व्हेन इट इज इन आइडियल कंडीशन, जो A पॉजिटिव थे 1 2 3 4 5 और 6 हमारे पास केटाइन थे और 6 ही हमारे पास क्या थे, एनाइन थे। एंड दिस क्रिस्टल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कैसा था ये, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होने के लिए जितने A पॉजिटिव निकले उतने ही B नेगेटिव उसमें से निकलेंगे। अब कितने आपके पास A पॉजिटिव बचे, 5 A पॉजिटिव बचे और 5 ही आपके पास क्या बचे हैं, B नेगेटिव बचे हैं। तो क्रिस्टल इज स्टिल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्रिस्टल अभी भी कैसा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। बट अगर हम यहाँ पे डेंसिटी की बात करें, कि जब हमने स्टार्टिंग में क्रिस्टल लिया था तब वो ज्यादा डेंस था क्योंकि नंबर ऑफ केटाइंस और एनाइंस ज्यादा थे, और जब डिफेक्ट जनरेट हो गया उनके बीच में तो यहाँ पे नंबर ऑफ केटाइंस और एनाइंस जो हैं वो क्या हो गए हैं, डिक्रीज हो गए हैं। तो जब आयंस ही डिक्रीज हो गए तो उनकी जो आपके पास डेंसिटी है वो भी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई। तो इफ सच काइंड ऑफ डिफेक्ट, जितने केटाइन और जितने आपके पास केटाइन निकल रहे हैं उतने ही वहां से एनाइन मिस हो जाए फ्रॉम देयर लेटिस साइड, आप ऐसा लिखते हैं, द नंबर ऑफ केटाइंस एंड एनाइंस, exact equal number of cations and anions are missing from their lattice sites, then Schottky defect is generated in the crystal। और उसके जो consequences हैं वो डेंसिटी कम हो गई, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वैसी ही रही है आपके पास। और दूसरा अगर आप देखें दैट इज फ्रेंकल डिफेक्ट, तो फ्रेंकल डिफेक्ट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। यहाँ पे ये भी आयनिक क्रिस्टल्स में ही जनरेट होता है, जैसे A पॉजिटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव। या हमने केटाइन और एनाइन का अरेंजमेंट हम कर रहे हैं। सो इट इज वेरी मच क्लियर कि कैसा क्रिस्टल है, इट इज आयनिक क्रिस्टल। इसमें आयंस आप दिखा रहे हैं, तो दिस इज आयनिक क्रिस्टल, B नेगेटिव। अब यहाँ पे जो आपके पास होता है वो ये चीज होती है कि आपका जो केटाइन है वो अपनी साइड को छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है। कोई भी केटाइन यहाँ से एक निकल जाए चाहे 2 निकल जाए, अब कहीं भी इसको खाली जगह दिखेगी तो वहां चला जाएगा, ये इस तरह से इस पोजीशन को क्या कर लेगा, ये ऑक्यूपाई कर लेगा। तो निकल तो गया पर कहाँ चला गया, रहा उसी क्रिस्टल के अंदर, बट यहाँ पे ये क्रिस्टल से बाहर निकल चुके हैं। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो वैसी की वैसी रही, जितने केटाइंस हैं उतने ही एनाइंस हैं। और दूसरी बात जो डेंसिटी की है, डेंसिटी भी सेम ही रही क्योंकि नंबर ऑफ केटाइंस और एनाइंस दोनों क्या हैं, बराबर हैं। जितने पहले थे उतने ही बाद में रहे हैं, डिफेक्ट जनरेट होने के बाद में रहे हैं। यहाँ पे जो केटाइन है वो चला गया है किसमें, इंटरस्टिशियल साइट में। और केटाइन ही क्यों इंटरस्टिशियल साइट में गया, इंटरस्टिशियल साइट छोटा है
और अगर हम केटाइन और एनाइन के साइज की बात करें तो हमने बहुत पहले छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि केटाइन जो होता है वो छोटा होता है और एनाइन जो होता है वो बड़ा होता है, क्योंकि केटाइन कैसे बनता है, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एनाइन जो बनता है बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो बात हो रही है दैट इज ऑल्सो ऑन द साइज ऑफ केटाइन एंड एनाइन। तो केटाइन इज वेरी मच स्मॉलर, तभी जाके वो इंटरस्टिशियल साइट में जाएगा, अगर बड़ा होगा तो नहीं जा पाएगा। अगर बड़ा होगा ना आपके पास केटाइन तो नहीं जा पाएगा। और हम ये भी कह सकते हैं, हम ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि एनाइन क्यों नहीं गया, क्योंकि एनाइन वैसे ही साइज में बड़ा है, तो इंटरस्टिशियल साइट का जो साइज होता है वो उतना कर ही होता है कि उसमें उतना कर ही एटम जो है या आयन जो है वो फिक्स हो सकता है। तो केटाइन उसी साइज का है, तो केटाइन इज वेरी मच स्मॉलर, केटाइन इज स्मॉलर देन एनाइन। जबकि यहाँ पे केटाइन और एनाइन दोनों बराबर साइज के होते हैं। केटाइन का साइज और एनाइन का साइज दोनों मतलब बराबर जैसे होते हैं, जबकि उसमें क्या होता है आपके पास, केटाइन इज मच मच स्मॉलर देन एनाइन, so that's why this cation will occupy the interstitial site. So such kind of defect is Frenkel defect and it is very very important. आपसे बहुत बार पूछता है, किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, फ्रेंकल और स्कॉटी जो है वो आपसे पूछा गया है। Now the next one is the defects in non-stoichiometric crystals. Non-stoichiometric crystals कैसे होते हैं, जिनमें डिफेक्ट्स जनरेट होने के बाद जो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो इन दिस केस हमारे पास दो तरह के डिफेक्ट जनरेट होते हैं, वन इज मेटल एक्सेस एंड वन इज मेटल डेफिशिएंट। यहाँ पे आपको चीज नाम से ही क्लियर हो रही है कि मेटल एक्सेस इज व्हाट, कि ऐसा आपके पास क्रिस्टल जिसमें मेटल जो है वो एक्सेस में हो। आयनिक क्रिस्टल कैसे बनते हैं, मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बने होंगे। तो आयनिक क्रिस्टल में अगर मेटल जो है वो ज्यादा हो जाए तो दे विल जनरेट अ डिफेक्ट दैट इज नोन एज मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और अगर मेटल कम हो जाए तो दैट इज मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। यहां पे हम एक एग्जांपल लेते हैं मेटल एक्सेस का। हमारे पास NaCl का क्रिस्टल है। NaCl के क्रिस्टल में जितने सोडियम होंगे उतने ही क्या होते हैं, क्लोराइड्स होते हैं। जितने Na पॉजिटिव होते हैं उतने ही Cl नेगेटिव होते हैं। बट जब आप इस क्रिस्टल को सोडियम के वेपर्स में से पास कराते हैं देन व्हाट हैपन, इस तरह से अरेंजमेंट है, पहले देख लेते हैं। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव। जब आपने इसे कहां से पास किया, इस क्रिस्टल में से क्या पास किया, या इस क्रिस्टल को किस में से पास किया, दैट इज फ्रॉम सोडियम वेपर्स, देन व्हाट हैपन, जो सोडियम वेपर्स हैं उन्होंने यहां से क्या कर लिया, Cl नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लिया, या Cl नेगेटिव जो है वो सोडियम की तरफ क्या हो गया है, अट्रैक्ट हो गया। अब ये Na था, ये Cl नेगेटिव था, इसने अपना आयन जो था, सॉरी अपना जो इलेक्ट्रॉन था वो यहां दे दिया और इसको यहां से निकाल के ले गया, इसको यहां से निकाल के ले गया। अब आपके पास क्या बना, इट इज Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दैट Na पॉजिटिव, और इस Cl नेगेटिव की जगह क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, जो किसने दिया, सोडियम ने दिया, क्योंकि वो Cl नेगेटिव के साथ तभी ज्वाइन हो सकता है व्हेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ Na पॉजिटिव। और Na व्हेन लूज वन इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन लूज करके कहां चला गया, जहां से आपका एनाइन निकला था, यहां आ गया, और ये आपके पास क्या आ गया, आगे फिर से Na पॉजिटिव। तो आप यहां पे क्या देखेंगे, आप ये देख रहे हैं कि जब मैंने आइडियल क्रिस्टल लिया था उसमें कितने Na थे, 5 Na पॉजिटिव थे और 5 ही Cl नेगेटिव थे। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव है। बट अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि मेरे पास Na पॉजिटिव तो 5 हैं, 1 2 3 4 और 5, बट Cl नेगेटिव 4 हैं, जिसकी वजह से क्या हो गया है, यहाँ पे डिफेक्ट जनरेट हो गया है। एंड
जो इसका फॉर्मूला है वो भी चेंज हो गया है, तो दैट्स व्हाई इट इज इन द कैटेगरी ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, राइट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक के केस में है, बट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है आपके पास सिमिलर रह रही है, जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव। अब वन मोर थिंग आई वांट टू डिस्कस ओवर हियर कि जब हमने ये आइडियल NaCl का क्रिस्टल देखा, देन इट इज नॉट कंडक्टिंग वन, ये कंडक्टिंग नहीं होता है इन दिस स्टेट, बट जब इसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट जनरेट हो गया, मेटल एक्सेस कैसे जनरेट हो गया, देखो मेटल ज्यादा हो गई क्योंकि सोडियम इज अ मेटल, Cl इज क्लोराइड या क्लोरीन इज व्हाट, नॉन मेटल, तो यहाँ पे 5 Na पॉजिटिव हो गए हैं, मेटल बढ़ गई है, तो इट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट आप लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे कि इट इज जनरेटेड व्हेन द एनायनिक वैकेंसी, एनाइन निकल गया, वैकेंसी जनरेट हुई, इज फिल्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, और जब यहां पे ये इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया विच इज वेरी स्मॉल इन साइज, वो इजीली क्या करेगा, इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से उधर भागेगा, और आपका ये जो मेटल एक्सेस होने के बाद क्रिस्टल बनेगा दैट इज कंडक्टिंग इन नेचर। यहां पे ये नॉन कंडक्टिंग था, यहां पे ये कंडक्टिंग हो गया, रीजन फॉर दैट इज दिस इलेक्ट्रॉन। वन मोर थिंग, क्या चेंज आता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट आने से, जब आप NaCl देखते हैं ना, नॉर्मली नमक जो होता है दैट इज व्हाइट इन कलर, वो कैसा होता है, व्हाइट होता है, बट जब ऐसा हो गया, यहां पे इलेक्ट्रॉन आ गया, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया है, तो क्रिस्टल बिकम्स कलर्ड। और यहां से एक क्वेश्चन आपको आता है दैट इज F सेंटर, ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है जिसने एनायनिक वैकेंसी को फिल किया है दैट इज नोन एज F सेंटर। F सेंटर की वजह से आपका क्रिस्टल कैसा हो जाता है, कलर्ड हो जाता है। F सेंटर की वजह से कलर कैसा हो गया, ये आपका क्रिस्टल कैसा हो गया, कलर्ड हो गया। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ईयर, इसमें से आपके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज F सेंटर, मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है आपसे। नाउ द नेक्स्ट वन इज मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंट, मैंने पहले भी बोला कि आप समझ रहे होंगे कि मेटल डेफिशिएंट का मतलब क्या है, मेटल कम हो गई। मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट में आप एक चीज पढ़ते हैं कि आपके पास आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड इस तरह से अरेंज्ड है, आयरन पे 2 पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव, फिर Fe2 पॉजिटिव, फिर O2 नेगेटिव, फिर Fe2 पॉजिटिव, फिर O2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव, इस तरह से अरेंजमेंट है आपके पास इन एटम्स का, आयरन और ऑक्सीजन का। अब मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट जो है वो कब जनरेट होता है, जब आपके पास मेटल जो है विच इज इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट विल replaced by the metal which is in higher oxidation state। यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन, आयरन की कितनी स्टेट है, 2 पॉजिटिव है। हो सकता है कि आपका Fe2 पॉजिटिव वहां से निकल जाए और Fe3 पॉजिटिव उसको क्या कर दे, रिप्लेस कर दे। तो इस चीज को इस तरीके से समझिए जरा कि अगर मेरे पास 3 Fe2 पॉजिटिव निकल जाए, यहां से हटा देते हैं, ऐसे हमने हटा दिए Fe2 पॉजिटिव एंड रिप्लेस दोज Fe2 पॉजिटिव, हमने रिप्लेस नहीं किए, ये खुद ब खुद जनरेट होता है, Fe3 पॉजिटिव से क्या हो गए, रिप्लेस हो गए। नाउ सी दैट हाउ मच टोटल पॉजिटिव चार्ज हैज बीन रिप्लेस्ड फ्रॉम हियर, 2 पॉजिटिव यहां से, 2 पॉजिटिव यहां से, 2 पॉजिटिव यहां से, टोटल पॉजिटिव 6 चार्ज जो है वो रिप्लेस हुआ है। अगर ये Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव से रिप्लेस हो तो कितने, उस चार्ज को कंप्लीट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बनने के लिए आपके क्रिस्टल को कितने Fe3 पॉजिटिव चाहिए, दैट इज ओनली 2। तो दिस ऐसा लिख लेते हैं हम कि दीज 3 Fe2 पॉजिटिव आर रिप्लेस्ड बाय 2 Fe3 पॉजिटिव। चार्ज देखिए दोनों तरफ बराबर है, 3 2 = 6, 2 3 = 6। अब बनाते हैं अगला वाला, कैसे बनेगा, 3 Fe2 पॉजिटिव निकल गए हैं, Fe2
Fe2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, ऐसा ही कुछ बनाया, देख लेते हैं एक बार। नहीं, 3 ही बनाया हमने। चलिए इसको हम साफ कर देते हैं, ये लीजिए। तो ये O2 नेगेटिव यहाँ से गया था, Fe2 पॉजिटिव, यहाँ हम लिख देते हैं Fe3 पॉजिटिव, यहाँ पे O2 नेगेटिव, एक हमने यहाँ से निकाला था Fe3 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, और इसको खाली हो गया है। रीजन कि भाई जो आपके पास चार्ज है वो बराबर हो चुका है, क्रिस्टल जो है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हो चुका है। नाउ ओवर हियर आप क्या देख रहे हैं कि पहले जो आपके पास आयरन थे वो कितने थे, 1 2 3 4 5 Fe2 पॉजिटिव थे, और अब कितने रह रहे हैं, दैट इज ओनली कुछ उसमें से Fe2 पॉजिटिव है और कुछ जो है वो क्या है, Fe3 पॉजिटिव है, बट चार्ज रिमेन सेम, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल आपके पास क्रिस्टल है। तो इन दिस केस एक वैकेंसी जनरेट हो गई है, किसकी जगह पे, मेटल की जगह पे। मेटल जो है वो कम हो चुकी है यहाँ पे, तो दिस इज व्हाट, दिस इज मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, डिफेक्ट जनरेट हो गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर जिसमें हमने डिफेक्ट्स पढ़े, जिसमें हमने पैकिंग पढ़ी, जिसमें हमने कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पढ़ा, कुछ हमने रेडियस रेशियो की बात यहाँ पे की है। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।